नमस्कार छात्रों, आज हम 11वीं कक्षा का 8वां पाठ तत्सत यह देखने वाले हैं। लेखक जैनेन्द्र कुमार। लेखक परिचय दिया है। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा ऋषभ ब्रह्माचार्याश्रम हस्तिनापुर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण शिक्षा छोड़ दी। असहयोग आंदोलन ने असहकार आंदोलन। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक लेखन लेखक ने किया है। आपकी कहानियाँ किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्वों को जगाती है जो जीवन की समस्याओं की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। जीवन के बारे में कोई न कोई समस्या पर आधारित लेखक ने कहानियाँ का लेखन किया है। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं। पद्म भूषण सम्मान मिला है कवि को। जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई है। प्रमुख कृतियाँ त्यागपत्र, कल्याणी उपन्यास है, पाजब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या कहानी संग्रह है, पाप और प्रकाश नाटक है, मेरे भटकाव ए और वे संस्मरण है, साहित्य और संस्कृति आलोचना लेखन है, इत्यादि कृतियों का लेखन लेखक ने किया है। नीचे दिया है विधा परिचय। कहानी के बारे में परिचय दिया है। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। अन्यतम यानी एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन की यथार्थ का प्रस्तुतिकरण कहानी में होता है। तो कहानी में लेखक मानवीय संवेदना के बारे में विचार अभिव्यक्त करते हैं और जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतिकरण, जीवन में जो यथार्थ है, जीवन में जो सही है, उसका वर्णन कहानियों में कवि करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। कहानी के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी होता है और कोई घटना का चित्रण हमारे सामने आता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। तो इस तरह अनेक जीवन के लोगों की समस्याएं होती है और उस समस्या का समाधान, वह समस्या किस तरह समाप्त हो सकती है, तो उसके बारे में विचार कहानियों में लेखक लिखते हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। तो इस तरह कहानी के अनेक उद्देश्य होते हैं। समाज में अनेक कुरीतियाँ होती है, बुरी रूढ़ियाँ होती है, परंपराएं होती है, अनेक आडंबर होते हैं, अनेक झूठापन लोग करते हैं। तो इसको समाप्त करने के बाद अच्छे समाज की निर्मित करना कहानियों का उद्देश्य होता है। इस तरह कहानी विधा के बारे में जानकारी दी है। इस पर भी परीक्षा के लिए प्रश्न आ सकता है। और लेखक ने कौन सी कृतियों का निर्माण किया है, लेखक ने किया हुआ साहित्य निर्माण, इस पर भी प्रश्न आ सकते हैं। अब नीचे दिया है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक होते हैं। तो यह प्रतीकात्मक कहानी है। सृष्टि निर्माता के प्रतीक में वन को लिया है। वन के माध्यम से सृष्टि निर्माण हुई है और वन में अनेक जीव जंतु होते हैं, वनस्पतियाँ होती है, वे भी कुछ प्रवृत्तियों के द्योतक होते हैं। बुद्धि, शक्ति तथा ज्ञान के अहंकार में चूर मनुष्य स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझता है। तो मनुष्य के मन में अहंकार होता है। बुद्धि के बल पर, शक्ति के बल पर, ज्ञान के बल पर उसका अहंकार
बढ़ ही जाता है। तो मनुष्य ने अपने खुद को सर्वश्रेष्ठ समझता है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान अपने अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं। तो कवि कहते हैं, लेखक कहते हैं कि प्रकृति द्वारा जो निर्मित होता है, जो सत्य होता है, जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इंसान मनुष्य होते हैं, वे अपने अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हैं। यानी प्रकृति में जितने सारे जीव जंतु होते हैं, जितने सारे घटक होते हैं, उनको सभी को महत्व होता है। सभी का अस्तित्व इस सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। सारे जो जीव जंतु होते हैं, सारे घटक होते हैं, उनका अस्तित्व इस सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। पर अंत में सभी को वो सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। परंतु जो सर्वशक्तिमान ईश्वर होता है, भगवान होता है, सृष्टि के निर्माता होते हैं, उनका महत्व स्वीकार करना ही पड़ता है। यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। तो इस तरह पाठ परिचय दिया है, कहानी का परिचय दिया है। तो कहानी का नाम है तत्सत। तत्सत शब्द का अर्थ है वही सत्य है। तत्सत शब्द का मैं सबसे पहले अर्थ बता देता हूँ। उसका अर्थ है वही सत्य है। तो कहानी के कुछ कठिन शब्द होते हैं, वे शब्द भी हम देखेंगे। तो कहानी में तत्सत यानी वही सत्य है। दूसरा कठिन शब्द है सेमर। उसका अर्थ है शालमली। वृक्ष का नाम है सिरस, शीरीष वृक्ष। वाग्मी यानी बातूनी, बहुत बोलने वाला। तुमुल यानी घमासान, बहुत बड़ा। मंथर यानी धीरे धीरे। झक्की यानी सनकी। गर्त यानी गड्ढा। उद्ग्रीव जिसकी गर्दन ऊंची उठी हो। चरम शीर्ष यानी उच्चतम। ऐसे कुछ कठिन शब्द हैं और बाकी कुछ शब्द जो आएंगे उनका भी अर्थ हम कहानी में देखेंगे। तो अब कहानी की शुरुआत हम करते हैं। एक गहन वन में दो शिकारी पहुंचे। वे पुराने शिकारी थे। शिकार की टोह में दूर दूर घूमे थे, लेकिन ऐसा घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। देखते जी में दहशत होती थी। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया और आपस में बातें करने लगे। तो एक वन का वर्णन यहाँ दिया गया है। शिकारियों का वर्णन यहाँ लेखक ने दिया है। तो शिकारी हमेशा शिकार करने के लिए घूमते रहते हैं। एक वन में आते हैं वे दो शिकारी। एकदम घना जंगल था। गहन यानी घना, बहुत बड़ा। तो वे पुरानी शिकारी थे। अनेक शिकार की टोह में, टोह यानी टोली। तो शिकार करने के लिए वे दूर दूर घूमते थे, परंतु इतना घना जंगल उन्हें नहीं मिला था। इतना घना जंगल उन्होंने अब तक नहीं देखा था। उस जंगल को देखने के बाद भी मन में दहशत आती है। इतना घना बड़ा जंगल था। वहाँ एक बड़े पेड़ की छाँव में उन्होंने वास किया था और आपस में बातें करने लगे थे। पेड़ की छाँव में, पेड़ के नीचे वे बैठे थे और शिकारी आपस में बातें करते हैं। एक ने कहा, ओ कैसा भयानक जंगल है। तो आपस में वे बोलते हैं, जंगल के बारे में बोलते हैं। दूसरे ने कहा, और कितना घना, बहुत घना जंगल है। कुछ देर बाद विश्राम करके वे शिकारी आगे बढ़ गए। उनके चले जाने पर पास के शीशम के पेड़ ने बड़ से कहा, बड़ दादा, अभी तुम्हारी छाया में ये कौन थे? वे गए। तो इस तरह उस पेड़ के नीचे कुछ समय तक वे रुकते हैं, बैठते हैं और वे शिकारी आगे बढ़ने लगते हैं। और शिकारी जाने के बाद
आराम करते हैं शिकारी और वे चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शीशम के पेड़ ने बड़ दादा से कहा। बड़ यानी वड़ का वृक्ष। पेड़ आपस में बोलते हैं, संभाषण करते हैं। तो शीशम का वृक्ष बोलता है, बड़ दादा अभी तुम्हारी छाया में कौन थे, वे गए। यानी वो शीशम वृक्ष को मालूम नहीं था कि वे लोग कौन थे। बड़ ने कहा, हाँ गए, तुम उन्हें नहीं जानते हो। शीशम ने कहा, नहीं, वे बड़े अजब मालूम होते थे। कौन थे दादा, पहले कभी नहीं देखा था। तो शीशम का वह वृक्ष कहता है, ऐसे शिकारियों को, ऐसे लोगों को मैंने कभी नहीं देखा था। वे कौन थे। दादा ने कहा, जब छोटा था तब इन्हें देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। इनमें पत्ते नहीं होते हैं, तना ही तना होता है। तो इस तरह बड़दादा कहता है, जंगल का वह महत्वपूर्ण वृक्ष होता है, सबसे बड़ा होता है वड़। तो वे कहते हैं कि मैं जब छोटा था तब इन शिकारियों को मैंने देखा था। इन्हें आदमी कहते हैं। तो वे शिकारी यानी वृक्षों की भाषा में आदमी है। इनमें पत्ते नहीं होते हैं। इस तरह आदमी का वर्णन वृक्षों के भाषा में, वृक्षों के शब्द में यहाँ किया है कि इनमें पत्ते नहीं होते हैं, तना ही तना होता है। पत्ते यानी अब मनुष्य को कोई टहनिया पे पत्ते फूल नहीं आते हैं। और तना ही तना होता है। तन यानी शरीर, मराठी में खोड़, शरीर ही शरीर होता है। देखा वे चलते कैसे हैं, अपने तने की दो शाखाओं पर ही चले जाते हैं। तो बड़दादा कहते हैं कि वे अपने तने की दो शाखाओं पर यानी पैरों पर चलते जाते हैं। शीशम ने कहा, ये लोग इतने ही ऊंचे रहते हैं। ऊंचे यानी छोटे कद के, ऊंचे नहीं उठते। तो शीशम को भी अनेक प्रश्न पढ़ते हैं मनुष्य के बारे में। लेखक कुछ इस कहानी के बारे में कहना चाहते हैं, कुछ सीख देना चाहते हैं। तो वह आपको ध्यान में रखना होगा। तो शीशम कहते हैं, ये लोग इतने छोटे क्यों रहते हैं, ऊंचे क्यों नहीं होते हैं, क्यों दादा। दादा ने कहा, हमारी तुम्हारी तरह इनमें जड़ें नहीं होती है। बड़े तो काहे पर। बड़ दादा कहते हैं, हमारी तरह इनमें जमीन में जड़ें नहीं होती है, मुड़ नहीं होते हैं। और इस तरह वे बड़े तो किस पर, इससे वे इधर उधर चलते रहते हैं। जड़ें न होने के कारण अपने पैरों पर मनुष्य इधर उधर जाते रहते हैं। ऊपर की ओर बढ़ना उन्हें नहीं आता। बिना जड़ न जाने वे जीते किस तरह रहते हैं। तो इस तरह जड़ें न होने के कारण मनुष्य ऊपर नहीं चढ़ते हैं और इधर उधर चले जाते हैं। इस तरह बड़दादा शीशम को उत्तर देते हैं, शीशम को बता देते हैं। इतने में बबूल जिसमें हवा साफ छनकर निकल जाती थी रुकती नहीं थी और जिसके तन पर कांटे थे, बोला। अब बबूल बोलता है। बबूल का पेड़ बाबुल का पेड़ बोलता है। तो बबूल का पेड़ किस तरह होता है, उसमें से हवा निकल जाती है, हवा रुकती नहीं है और जिसके तन पर कांटे होते हैं, बबूल के शरीर पर कांटे रहते हैं। तो वह बबूल भी बोलता है कि दादा, ओ दादा, तुमने बहुत दिन देखे हैं, यह बताओ कि किसी वन को भी देखा है। बबूल भी अपना एक प्रश्न बड़ दादा को पूछता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ खड़े हैं, बहुत दिनों से यहाँ तुमने जंगल देखा है, तो तुमने किसी वन को भी देखा है। तो इतने सारे पेड़ होते हैं, पेड़ों को जंगल के बारे में जानकारी नहीं है। जंगल क्या है, जंगल किसे कहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है। तो बबूल भी पूछता है कि जंगल के बारे में, वन को आपने देखा है क्या। ये आदमी किसी भयानक वन की बात कर रहे थे, तुमने उस भयावने वन को देखा है क्या।
तो इस तरह बबुल पूछता है कि वे जो शिकारी थे, जो आदमी थे, वे कोई भयानक जंगल के बारे में बातें कर रहे थे, भयानक जंगल के बारे में बोल रहे थे। तो ऐसा भयानक जंगल वन क्या होता है? भैया ने ऐसे जंगल को तुमने देखा है क्या? शीशम ने कहा, दादा हाथ सुना तो मैंने भी था, वो वन क्या होता है? फिर एक बार शीशम भैया ने एक प्रश्न पूछता है कि वो जंगल वन के बारे में मैंने भी सुना है, वन बहुत बड़ा होता है, बड़ा डरावना होता है, तो वह वन क्या है? बड़ दादा ने कहा, सच पूछो तो भाई, इतनी उम्र हुई, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। बड़ दादा को भी मालूम नहीं था कि वह वन क्या है, वह जंगल क्या है। तो इस तरह अब वह बड़ दादा भी कहता है कि भयावने वन को मैंने भी नहीं देखा है, ऐसे इतने बड़े वन को, उतने बड़े जंगल को मैंने भी नहीं देखा है। तो इस तरह बड़ दादा उत्तर देते हैं। अब आगे सभी जानवर को मैंने देखे हैं। बड़ दादा कहते हैं, सारे जानवरों को मैंने देखा है, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, ऐसे सारे जानवरों को मैंने देखा है। तो यह शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया, इन जानवरों के नाम आए हैं, वह भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऐसा प्रश्न आएगा, संजाल पूर्ण कीजिए कि बड़ दादा ने देखे हुए जानवर, तो उसका उत्तर होगा शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया। तो इस तरह इस भयावने जंगल का, वन का चित्र यहाँ दिया गया है। बहुत पुराना वड का वृक्ष दिखाई देता है, सिंह, हाथी भी दिखाई देते हैं, शेर दिखाई देता है, और वे दो शिकारी भी दिखाई देते हैं। उस जंगल के बारे में वे बातें करते हैं। बहुत सारी हरियाली वहाँ दिखाई देती है। तो अब बहुत बड़ा जंगल वह दिखाई देता है। उसी जंगल के बारे में शिकारी भी बोल रहे थे और उसी जंगल के बारे में लेखक बताना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं, पर वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा है। तो इस तरह शीशम का वृक्ष भी बड़ दादा को पूछता है कि वह वन नामक जानवर को मैंने अब तक नहीं देखा। वन क्या है? कोई जानवर का नाम है या कोई जंगल का नाम है, अब तक मैंने नहीं देखा है। एक ने कहा, मालूम होता है वह शेर, चितौन से भी डरावना होता है। तो दूसरा एक वृक्ष कहता है कि वह वन बहुत डरावना होता है, बहुत भयंकर होता है, शेर, चितौन से भी वो डरावना होता है। ऐसे आपस में सारे वृक्ष बातचीत करते हैं, बोलते हैं। बड़ दादा ने कहा, डरावना जाने तुम किसे कहते हो, हमारी तो सबसे प्रीति है। बड़ दादा कहते हैं, वे सारे वृक्षों को समझाते हैं, सारे उनके प्रश्नों को उत्तर देते हैं। तो वे कहते हैं कि डरावना तुम किसे कहते हैं, हमारी तो सबसे प्रीति है, यानी हम सारे से प्रेम करते हैं, प्रेम से हम रहते हैं। कोई डरावना, कोई भयंकर, कोई डराने वाला नहीं होता है। इस तरह वे सारे को समझते हैं। बबुल ने कहा, दादा प्रीति की बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे। तो फिर एक बार बबुल बोलता है, बबुल का वृक्ष बोलता है। तो इस पाठ में सारे पेड़ों के नाम है, कहानियों के पात्र ने पेड़ के नाम, बबुल, वड़दादा, शीशम, बहुत सारे आगे भी कुछ वृक्षों के नाम दिए गए हैं। अब बबुल बोलते हैं, दादा प्रीति की बात नहीं है, प्यार की कोई बात नहीं है, मैं तो अपने पास कांटे रखता हूँ, मेरे शरीर पर कांटे होते हैं, पर वे आदमी वन को भयावना बताते थे।
वे दोनों आदमी, दोनों शिकारी जंगल को, वन को बड़ा भयावना बताते हैं। जरूर वह चीतों से बढ़कर होगा। तो वह वन नामक कोई बड़ा जानवर हो सकता है, भयंकर जानवर हो सकता है, डरावना जानवर चीतों से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो इस तरह दादा कहते हैं, अब दादा बोलते हैं, बड़दादा बोलते हैं, सो तो होता ही होगा, सो तो होता ही होगा। आदमी एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को मार देता है। तो इस तरह दादा कहते हैं कि छोटी सी एक टहनी से शेर चीतों को आदमी मारता है, प्राणियों को मारता है। उन्हें ऐसे मरते अपने सामने हमने देखा है। तो उस आदमी ने अनेक प्राणियों को मारा है। ऐसे प्राणियों को मारते समय मैंने उन्हें देखा है। तो इस तरह पर वन की तलाश हमने नहीं देखी है। फिर भी कहते हैं, बड़दादा कहते हैं, वन की तलाश, वन को मैंने भी नहीं देखा है। वन क्या होता है, क्या हो सकता है, उसको मैंने नहीं देखा है। वह जरूर कोई बड़ा खौफनाक होगा। तो बड़दादा कहते हैं कि वन बड़ा खौफनाक हो सकता है। खौफनाक यानी डरावना, डराने वाला। समानार्थक के शब्द लिखिए, इसके लिए भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं। खौफनाक करते हैं, डरावना। तो बड़दादा भी स्वीकार करते हैं कि वह वन जरूर बड़ा खौफनाक हो सकता है, डरावना हो सकता है। इसी तरह उनमें बातें होने लगी। वन को उनमें से कोई नहीं जानता था। तो इस तरह सारे वृक्षों में आपस में बातें होती है। किसी ने भी वन को नहीं जाना था, वन को नहीं देखा था। तो उसी कारण वन के बारे में वन को लेकर अनेक प्रश्न उनके मन में आते हैं। आसपास के पेड़, साल, सेमर, सिरस उस बातचीत में हिस्सा लेने लगे। अब यहाँ और भी कुछ पेड़ों के नाम आए हैं। साल का पेड़, सेमर का पेड़, सिरस का पेड़, पहले वड का पेड़, शीशम का पेड़, बबूल का पेड़। इस तरह पेड़ों के नाम भी आपको ध्यान में रखने होंगे। संजाल पूर्ण कीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए या पाठ में आए हुए वृक्षों के नाम लिखिए। इसके लिए प्रश्न आएगा। तो बाकी सारे पेड़ भी अब बातचीत में हिस्सा लेने लगते हैं, सारे आपस में बोलने लगते हैं। बड़दादा से कोई प्रश्न पूछता है तो उनके उत्तर बड़दादा देते हैं। वन को कोई मानना नहीं चाहता था। किसी को सबका कुछ पता नहीं था, पर उसका डर सबको था। तो इस तरह वन क्या है उसका पता किसी को नहीं था, परंतु उनके मन में वन के बारे में एक डर था। उन्होंने वन नहीं देखा था। इस तरह वन के बारे में आने के लिए वन को लेकर प्रश्न वे बड़दादों को पूछते हैं। इतने में पास ही जो बांस खड़ा था और जो जरा हवा पर खड़खड़ करने लगता था, उसने अपनी जगह से ही सीटी से आवाज़ देकर कहा, मुझे बताओ क्या बात है। मैं बोला हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। अब बांस का पेड़, और एक पेड़ का नाम आया है बांस, बाम्बू। तो पास ये बांस खड़ा था और वह थोड़ी सी हवा भी आने के बाद खड़खड़ करने लगता है, उसमें से आवाज़ निकलने लगती है। तो वह भी बोलने लगता है। वह कहता है, बांस कहता है कि मुझे बताओ क्या बात है। मैं बोला हूँ, यानी मैंने बहुत दिन व्यतीत किए हैं, अनेक कष्ट मैंने झेले हैं, मैं बहुत जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ। बड़दादा ने गंभीर वाणी से कहा, तुम तीखा बोलते हो, बात यह है कि बताओ तुमने वन देखा है। बड़दादा कहते हैं गंभीर वाणी में, एक प्रश्न उनके सारे वृक्षों के सामने है कि बताओ तुम हमेशा तीखे बोलते हो, अब हमें बताओ कि तुमने वन देखा है क्या। हम लोग सब उसको जानना चाहते हैं, वन को हम जानना चाहते हैं, तुम बताओ वन क्या है। बांस ने रीति आवाज़ से कहा, मालूम होता है हवा मेरे भीतर के रिक्त में वन वन ही कहती हुई घूमती रहती है, पर ठहरती नहीं। तो इस तरह
बास अब धीमी आवाज में कहते हैं, बोलते हैं कि मेरे अंदर से हवा वन वन कहकर चली जाती है, घूमती रहती है, हवा बहती रहती है, कैसा वन वन कहकर, पर ठहरती नहीं है। उसे बास वन समझता है। यानी हवा की जो आवाज़ होती है वन वन, ऐसी आवाज़ होती है, उसे बास का पेड़ वन कहता है। बड़ ने कहा, वंश बाबू तुम घने नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुकना जानते। इस तरह हमेशा दूसरों के सामने झुकना, यानी जो दूसरों का आदर करना, दूसरों को श्रेष्ठ समझना, दूसरों को महत्व देना, यह सीख, यह कहानी यहाँ इस पैराग्राफ में देती है। तो इस तरह बड़ दादा कहते हैं, बड़ दादा बास को समझाते हैं कि वंश बाबू तुम गणे ही नहीं हो, सीधे ही सीधे हो, सीधे ऊंचे बढ़ते हैं, बढ़ता है बांस का पेड़, कुछ भरे होते तो झुकना जानते, तुम कोई भरा नहीं है तो उसके कारण तो किसी के सामने झुकते नहीं है, और तुझे भी कुछ मालूम नहीं है, वन क्या होता है, वन क्या है तुम्हें भी मालूम नहीं है। तो इस तरह सारे वर्षों को वन के बारे में एक प्रश्न बढ़ता है, और वन का लेकर वे आपस में बातचीत करते हैं, बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ तक हमने ये कहानी देखी है। तो इस कहानी का वाचन करना आपके लिए आवश्यक है। कहानी का वाचन आप करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ, और आपकी पढ़ाई आप शुरू रखेंगे ऐसी आशा मन में रखकर यहाँ आज हम रुकते हैं। धन्यवाद।